है एवरीवन, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है डायमंड कोचिंग यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बिहार के कुछ वो चीज़ें रह गई थी आज उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जैसे झीलों के बारे में हम करेंगे, वन्य अभयारण्य के बारे में भी आज पढ़ने वाले हैं, मृदाओं के लिए भी टाइम मिल जाएगा तो आज की ही क्लास में हम एक साथ करेंगे। और दूसरी चीज़ ये कि क्या बोलते हैं कि कल में भी कल सैटरडे है और कल आपकी ये वाली क्लास तो नहीं होगी, लेकिन कल इससे ठीक पहले 11 या 12 से भी पहले या 10 या 11 के बीच से आपकी लाइव क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी। और वो लाइव क्लास में हम एक मैराथन लेंगे, यानी पूरा बिहार, संपूर्ण बिहार में जो भी मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है उसका एक निचोड़ होगा, वन शॉट होगा। क्योंकि एग्जाम आप सबका आ गया है, सब बच्चों का पेपर है, तो वन शॉट मैराथन होगा। ठीक है, तो टाइम अभी डिसाइड नहीं है, मैं एक पोस्टर बनवा के उसका टाइमिंग और इस ऐप पे जो चैनल है उस पर पोस्ट करवा दूंगी, टाइमिंग भी आपको पता चल जाएगी। कल 11 से 12 के बीच में जो है कल मैराथन की क्लास होगी, जिसमें हम बिहार की पूरी हिस्ट्री और बिहार की जियोग्राफी पढ़ेंगे। कुछ हद तक पूरा ये कवर करेंगे क्योंकि यही दो मेरा डिपार्टमेंट है और मैंने यही आपको पढ़ाया है। और पॉलिटी भी, अगर आपको लग रहा है कि मैम पॉलिटी भी हमें पढ़ना है तो इस वीडियो के कमेंट में मुझे बता दीजिएगा। मैं पॉलिटी भी कुछ हद तक राज्य व्यवस्था से रिलेटेड जो बिहार में पूछे जाएंगे, जो पूछे जाएगा जाता है, सिर्फ वही पढ़ाएंगे, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं। वन लाइनर, वन शॉट में जितना कवर हो सकता है एंड मोमेंट पे जो आप याद कर सको, उसकी मैराथन की क्लास होगी। ठीक है, क्योंकि डिटेलिंग में हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो अब एक मैराथन लेने की नीड है जो एक दिन में आपका कवर हो जाए। ठीक है, चलिए आते हैं आज के टॉपिक पे। और आज का हमारा टॉपिक क्या है, तो बिहार की प्रमुख झीलों के बारे में हम बात करने वाले हैं कि बिहार में प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं। देखिए, बिहार में झीलों के बारे में हम बारी बारी से सबके बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारी झीलें हैं, 9-10, 10 तो नेक्स्ट आपको याद रखनी ही रखनी है। 10 झीलों के बारे में बात करेंगे, लेकिन कुछ वन लाइनर में है जिनके सिर्फ नाम और कहाँ पे स्थित है उनके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन कुछ ऐसी भी है जिनके बारे में थोड़ी सी डिटेलिंग पे आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे कांवर झील के बारे में आपने सुना होगा, जो बेगूसराय में स्थित है। कहाँ पर है? कांवर झील के बारे में अगर बात करेंगे तो पहला हमारी जो झील होनी चाहिए, टोटल झीलों की संख्या अगर आपसे पूछेगा तो लगभग 10 तो आपको याद रखनी ही चाहिए। ठीक है, छोटी बड़ी बहुत सारी है, मगर मैं 10 आपको बताऊंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जिनके बारे में जो है पूछा जाता है। ठीक है, जैसे कांवर झील के बारे में पहले नंबर पे आप लिख लीजिए। ठीक है, कांवर झील। ठीक है, पहले ही हमारी इस झील के बारे में होगी और इस झील के बारे में बात की जाएगी तो इस झील की कुछ अपनी विशेषताएं हैं। और ये कहाँ पे स्थित है, तो इसके बारे में अगर स्थिति पूछेगी तो आपको याद रखना है बेगूसराय। कहाँ पे है? ये बेगूसराय में स्थित है। और याद रखिएगा, ये एशिया की सबसे बड़ा गोमुख बोलते हैं ना, गोरुख झील है। कौन सी झील है? गोरुख झील है। एशिया की सबसे बड़ी गोरुख झील में ये है। ठीक है, तो इसके बारे में ये लिखिए कि एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील। गोखुर का मतलब क्या होता है? आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा। तो गोखुर का मतलब होता है वो झीलें जो बहुत सारे मार्ग परिवर्तन करती हैं या किसी नदियों के स्रोत से बनी होती है। जैसे कोई नदी बह रही है और वो बहुत ज्यादा जब मार्ग परिवर्तन करती है, उन्हीं में से किसी एक का निर्माण होता है, तो उसी को ही गोरुख झील बोला जाता है, जिसमें नाम आ जाता है, कांवर झील का नाम आता है। और कांवर झील एशिया की सबसे बड़ी गोरुख झील में से एक माने जाते हैं, मार्ग परिवर्तन से रिलेटेड है। अब इसके बारे में एक और चीज याद रखना है आपको, बूढ़ी गंडक के बारे में हमने बताया था। कहा जाता है बूढ़ी गंडक जो है सबसे ज्यादा मार्ग परिवर्तन नदी में से एक मानी जाती है। ठीक है, तो इसका भी अगर बात होगी तो कैसे इसका निर्माण हुआ है, तो बूढ़ी गंडक के विक्षेपण से इसका क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। किससे हुआ है इसका निर्माण? तो इसका याद रखना है, बूढ़ी गंडक। ठीक है, बूढ़ी गंडक के विसर्पण से निर्माण हुआ है। ठीक है,
बूढ़ी गंडक का नाम आपको याद रखना है, और गोरुख का झील का मतलब होता है सबसे बड़ी गोरुख झील है, ठीक है, एशिया की। गोरुख झील का मतलब होता है परिवर्तित, यानी मार्ग परिवर्तित करने वाला जो है इसमें आ जाता है। और वहीं अगर बात की जाए तो ये बिहार की सबसे बड़ी रामसर झील है, स्थल में से एक माना जाता है रामसर स्थल, जो 2020 में इसको क्या किया गया था, घोषित किया गया था, गौर झील को क्या किया गया था, बिहार का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया था, ठीक है। बिहार का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया था कौन से साल में, तो वो आपको याद रखना है, 2020 में जो है इसको घोषित किया गया था, ठीक है। घोषित किया गया था कौन से साल में, तो 2020 में जो है इसको घोषित किया गया था, बिहार का पहला रामसर स्थल। तो इस नदी के बारे में थोड़ा सा ही आपको पढ़ना है, बहुत ज़्यादा नहीं, और हाँ मेन चीज़ें पढ़नी है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएगा या बताया जाएगा, जिसके आंसर आपको देने हैं। और आपको बता दूं, ये वही झील है जिसके बारे में आपने सुना होगा कि जो साइबेरियन पक्षी होते हैं, कौन से पक्षी, साइबेरियन प्रवासी होते हैं, प्रवासियों का कह सकते हैं ये ठिकाना होता है। तो जो साइबेरियन पक्षी होते हैं वो यहाँ पे आते हैं। प्रवासी पक्षी लिख लीजिए, प्रवासी पक्षी का निवास स्थल है ये, निवास स्थल। देखिए जो सर्दियों में क्या होता है, स्थल है, और यहाँ पे कितने प्रकार के पाई जाती हैं, 106 प्रकार के पक्षियों की प्रजाति जो है यहाँ पे पाई जाती है, प्रजाति पाई जाती है, ठीक है, निवास करती है मतलब। तो क्या होता है कि जब सर्दियों का मौसम, जैसे इस देश से किसी और देश में, उस देश से किसी और देश में, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा साइबेरियन जो पक्षी होते हैं वो यहाँ आती हैं अपने बच्चे को जन्म देने के लिए। और कहते हैं कि पूरा समुंदर पार करके, सोच के देखिए वो समुंदर कितना बड़ा है, मतलब जो समुंदर है वो कितना बड़ा है, उसको पार करके ये बिहार में बेगूसराय में आती हैं और वहां पर जो है निवास करती हैं। और इसीलिए साइबेरियन पक्षी जो है यहाँ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, और उनका इसमें जो है नाम आता है साइबेरियन पक्षी का, ठीक है। कितने प्रकार की पाई जाती है, लगभग 106 प्रकार की प्रजातियां जो है पाई जाती हैं पक्षियों की, ठीक है। तो ये किसके बारे में था, तो ये था कांवर झील जो है उसके बारे में हम बात कर रहे थे। गुड मॉर्निंग आपको भी आराध्या। क्या बात करें अब, अगली अगर बात करेगी तो दूसरी हमारी जो झील है गोलाबिल का, कौन सी, गोलाबिल झील जो है, अगर उसके बारे में बात की जाएंगी, जिसको अन्य नाम भी दिया जाए, घोघा झील बोला जाता है, घोघा चाप भी बोला जाता है, तो उसके अलग अलग नाम है। तो किसी अगर कोई व्यक्ति आपको या कोई अन्य टीचर आपको पढ़ाता है तो कंफ्यूज नहीं होना है गोगा बिल को लेके, गोगा बिल, ठीक है, कि अरे गोगा मैम ने तो ये बताया था, सर ने ये बताया है, तो उसके अन्य नाम भी हैं। गोगाबिल झील, ठीक है, इसके अन्य नामों के बारे में बात करेंगे कि इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं। तो एक है घोघा, घोघा झील, घोघा चाप, ठीक है, ये क्या है, इसके नाम है, घोघा झील जो झील है उसके ये अन्य नामों के नाम से क्या है, ये जाना जाता है। ये एक तरह से झील ही है पर अन्य अन्य जो इसके नाम पड़े गए हैं, ठीक है। कहाँ मिलती है, तो कटिहारी झीले, कटिहारी जो जिला है, कटिहारी जिले में क्या है, मनिहारी में स्थित है। कहाँ पे, मनिहारी में जो है ये स्थित है, और ये बिहार का पहला समुदाय क्या है, अभयारण्य है, ठीक है। अगर इसके बारे में हम बात करेंगे तो कह सकते हैं कि कहाँ पे है, तो पहले लिखिए कटिहारी, कटिहारी जो जिला है, ठीक है, कटिहारी जिले में कहाँ पे, तो कटिहारी जिले के अंदर आता है मनिहारी नाम का, क्या है, मनिहारी, वहां पर जो है ये झील जो है स्थित है, ठीक है, मनिहारी में, ठीक है, वहां पे क्या है, ये झील जो है स्थित है। और बिहार की मनिहारी, ये बिहार की पहली क्या है, ये बिहार की पहली सामुदायिक क्या है, अभयारण्य है, अभयारण्य है,
ठीक है, अभयारण्य है, सामुदायिक अभयारण्य है, ठीक है, याद रखिएगा क्या है ये, सामुदायिक अभयारण्य में इसका नाम इंक्लूडेड है। बिहार की पहली सामुदायिक अभयारण्य है। कौन से जिले में है? कटिहार जिले में स्थित है। स्पेसिफिक जगह पूछेगा तो आपको जो याद रखना है वो याद रखना है, मनिहारी में याद रखना है। बोगीबील का अन्य नाम कौन सा? घोघा झील, घोघा चाप बोला जाता है। तो ये क्या है, हमने 2 झीलों के बारे में पढ़ लिया है। हम कितने पढ़ने वाले हैं? लगभग 10 झीलों के बारे में जो है बात करने वाले हैं। गुड आफ्टरनून सबको, जया आपको भी। ठीक है, अब बात करने वाले हैं किसके बारे में? समीर बख्तियार झील के बारे में। किसके बारे में? समीर बख्तियार झील के बारे में हम बात करने वाले हैं। और इस झील के, देखिए बख्तियार, आपने हिस्ट्री अगर पढ़ी होगी बिहार के, और बिहार नहीं भी पढ़ी होगी, इंडियन हिस्ट्री आपने पढ़ी होगी, तो बख्तियार नाम आपके दिमाग में बहुत अच्छे से छपा होगा कि बिहार और नालंदा विश्वविद्यालय का जब नाम आता है तो बख्तियार नाम याद आ जाता है। तो एक याद करने का एक तरीका हो सकता है कि बख्तियार झील है, यानी समीर बख्तियार झील जो है उसके नाम से एक झील पड़ती है। कहाँ पे पड़ती है? सहरसा में पड़ती है। कहाँ पर? सहरसा में जिले में पड़ती है, जिसकी आकृति घोड़े के नाल के जैसे है। तो तीसरे नंबर पर जो हमारी झील आती है, तीसरे नंबर पे अगर हमारी जो झील की हम बात करेंगे, तीसरे नंबर पे हमारी कौन सी? समीर। समीर बख्तियार, बख्तियार झील। ठीक है, अगर ये झील अब तक यूपी में होती तो इसका नाम जो है चेंज हो चुका होता, हम सबको पता है। क्योंकि जो बख्तियार नाम है ना, अब तक जो हमारे उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट है वो इसका नाम चेंज कर चुकी होती। जो लेफ्ट हैंडी होते हैं वो माइंड से बहुत अच्छे होते हैं, उनका माइंड बहुत अच्छा काम करता है। सेम पिंच, मैं भी लेफ्टी तुम भी लेफ्टी, अच्छी बात है। लेफ्टी सब नहीं, यूनिक लोग बहुत लिमिटेड होते हैं, एंड वी आर यूनिक। जब कोई बोले ना यू आर लेफ्टी, देन बोला करो ब्रो आई एम यूनिक, तब मैं लेफ्टी हूँ, वरना सब नहीं लेफ्टी बन जाते। ठीक है, अगर इसके बारे में बात करेंगे तो ये कहाँ पे है? तो इस सहरसा जिले में स्थित है। कहाँ पर है? सहरसा जिले में। सहरसा जिले में जो है ये स्थित है। और ये बता दूं, ये सिर्फ बीपीएससी या अन्य एग्जाम के लिए नहीं है। अगर आप जुडिशरी की भी तैयारी कर रहे हो और हिंदी मीडियम से और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी मैं बता दूं, देखो नेम सेम रहेगा, आपको इसको इंग्लिश में लिखना, कोई फर्क नहीं पड़ता। सहरसा को इंग्लिश में ही सहरसा भी लिखेंगे, हिंदी में भी सहरसा ही लिखेंगे। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम के भी हो और आपको लग रहा है कि ये मुझे पढ़ लेना चाहिए, आप जब नोट्स बनाओगे तो आपके लिए एक रिकॉल हो जाएगा, वो रिवाइज करने का एक तरीका हो जाएगा जब आप दोबारा से नोट्स बनाओगे। ठीक है, समीर बख्तियार झील के बारे में ये बात कर रहे थे। सहरसा जिले में जो है ये क्या है? पड़ती है। और आपको मैंने अभी बताया था कि इसकी आकृति, आकृति अगर इसकी पूछ लेगा कि इसकी आकृति कैसी है, तो घोड़े के नाल जैसी है। घोड़े के नाल जैसी। नाल पता है क्या होता है? कमेंट में मुझे बताओ। घोड़े का नाल जो होता है कैसा होता है? आपको पता है जो घोड़े का पैर होता है ना, पैर, पैर, तो पैर में जो ये ऐसे करके एक यूं यूं होता है। ठीक है, और ये जो इसमें थोड़ा थोड़ा से कील मारी जाती है घोड़े के उसमें, क्यों? ताकि घोड़े को दौड़ने में जो है ना प्रॉब्लम ना हो, दौड़ते टाइम उसके जो खुर है उसमें दर्द ना हो, उसके नाखून में ना हो, और उसको दौड़ने में मदद मिले। ठीक है, तो इसकी आकृति कैसी है? इसकी आकृति जो है घोड़े के नाल के बराबर है। ठीक है, घोड़े के नाल के बराबर है। ऐसे लीजिए, मैं बना ही देती हूँ ताकि आपको कभी प्रॉब्लम ना हो। घोड़े के नाल के बराबर क्या है? इसकी आकृति मानी जाती है। कौन सी झील की बात हम कर रहे थे? समीर बख्तियार झील के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे थे। तीसरी झील हमारी हो गई है। चौथी झील के बारे में बात करेंगे तो कुशेश्वर आपने सुना होगा। कुसेवर, कुसेवर जिसको बोला जाता है, कुसेवर झील के बारे में अगर बात करेंगे, स्थल झील जिसको बोला जाता है, ये क्या है? दरभंगा जिले में है। और प्रवासी पक्षियों का ये भी क्या है? निवास स्थान है। ठीक है, तो 4th नंबर पे हम लिख लेंगे, चौथी नंबर की हमारी जो झील है कुशेश्वर।
ठीक है। कुशेश्वर झील के बारे में अगर बात की जाएगी, कुशेश्वर झील जो है कहाँ पर है? कुशेश्वर झील जो है दरभंगा जिले में पड़ती है, स्थल झील। ठीक है, और मैं अभी मैप में भी आपको दिखाती हूँ, मैंने आज मैप तो मंगा लिया, आई होप मेल पे आ गया होगा। अगर इस झील के बारे में हम बात करेंगे तो ये कहाँ पे है? दरभंगा में, दरभंगा जिले में स्थित है ये। और ये भी क्या है? ये भी प्रवासी पक्षियों का क्या है? प्रवासी पक्षियों का निवास स्थान है। निवास, प्रवासी का मतलब तो पता है ना आपको? प्रवासी का मतलब तो पता हुआ है ना कि प्रवासी क्या होता है? प्रवासी वो होता है जब एक व्यक्ति, एग्जाम्पल दे रही हूं मैं, जब कोई एक जगह से छोड़ के दूसरे जगह पे जाता है फॉर सम रीजंस, ऐसे ही नहीं, सम रीजंस, किसी कारणवश वो एक जगह से दूसरे जगह को जाता है तो उसको प्रवासी कहा जाता है। तो प्रवासी पक्षियों का निवास स्थान कौन सा है? तो कुशेश्वर जो है ये स्थल जो है माना जाता है। और इसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि जो साइबेरियन पक्षी होते हैं या अन्य पक्षी, जब उनके देश में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगती है तो वो भारत की तरफ रुख करते हैं। और यहाँ पर क्योंकि वातावरण, भारत में इतनी ठंड नहीं पड़ती कि बहुत ज़्यादा हाई हो जाए, भारत में इतनी ठंड होती है कि हम झेल लेते हैं, कोई भी झेल लेता है। लेकिन अब हम फॉरेन का जानते हैं किस लेवल पे ठंड पड़ती है। तो जब वो यहाँ आते हैं या कोई भी वेदर उनके अकॉर्डिंग जो नहीं होता है, तो यहाँ पर वो प्रजनन के लिए आती हैं। क्या है? प्रजनन के लिए आती हैं। कहाँ पे? भारत में आती हैं। ठीक है। वहीं अगर बात की जाएगी तो कौन सी? 5वीं नंबर की झील मोती झील के बारे में। कौन सी? मोती झील जो मोतिहारी में है, उसका नाम से ही नाम याद रखिएगा। ठीक है, मोतिहारी में कौन सी है? मोतिहारी में मोती झील। ठीक है, मोती झील। अब जो झीलें आएंगे उनके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस उनके बारे में हमें ये पढ़ना है कि कहाँ पर स्थित है मोतिहारी। अब ये क्यों पढ़ा रही हूँ? मोतिहारी जिले में है। अब ये बोलोगे कि क्यों पढ़ा रही हूँ, क्योंकि ये जो है पूछ सकता है। देखिए, पूछने वाले का मन का भरोसा नहीं, वो ये भी पूछ सकता है कि झील का नाम बताओ, कहाँ पर स्थित है। तो हमें जो है इनके बारे में मोटा मोटी जो है पता होना चाहिए। जी, जय श्री राम आपको भी गणेश। ठीक है, 6ठे नंबर पे आती है खड़गपुर की झील। कौन सी? खड़गपुर की झील जो है, जो कौन सी झील है? मानव निर्मित झील है, यानी मानवों द्वारा बनाई गई झील जो है कौन सी है? खड़गपुर झील है। याद रखिएगा, ये पूछ सकता है कि हमें एक ऐसी झील बताइए, खड़गपुर, हमें एक ऐसी झील के बारे में बताइए जो मानव निर्मित है। क्या है? मानव निर्मित है, यानी मानवों द्वारा बनाया गया है। क्योंकि ये जो थी ये नेचर द्वारा बनाई गई है। नेचर कैसे? मान लीजिए कोई नदी बह रही है, यहाँ पहाड़ी एरिया पड़ गया, तो उसने अपना मार्ग यहाँ से करने की जगह पे 2 जगहों पर कर लिया। तो ये वाला जो मार्ग था, तो एक नदी तो मेन उसका सोर्स इधर से निकल गया, तो यहाँ थोड़ी ऊंचाई थी, तो यहाँ पानी का ये मेन, मान लीजिए नदी इधर से बह के चली गई, यहाँ से जो है इसका कुछ धाराएं बह के जा रही हैं, तो ये झील में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो वैसे ही तो ये नेचर के अकॉर्डिंग बनाई गई हैं, लेकिन नेचर के अकॉर्डिंग है। और जो मानव निर्मित झीलें होती है वो मानव क्या करता है? खूबसूरती के लिए बनाता है, लोगों को बुलाने के लिए बुलाता है, मतलब ये कह सकते हैं टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए बुलाता है। तो खड़गपुर की झील जो है क्या है? खड़गपुर झील जो है ये क्या है? मानव निर्मित झील है। ठीक है, और ये कहाँ पर है? अगर इस झील के बारे में बात करेंगे तो ये मुंगेर में है, मुंगेर में पड़ती है। और यह झील जो है क्या है? मानव निर्मित है। झील मानव निर्मित है। मानव निर्मित झील है, एकमात्र झील जिसके बारे में भी हम पढ़ रहे हैं। अभी तक जितनी भी हमने झील पढ़े उनमें से एकमात्र ये झील थी जो क्या है? मानव निर्मित झील है। गुड आफ्टरनून आप सभी को, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और उत्तराखंड का मानचित्र पढ़ाओगे मैडम? बिल्कुल, उत्तराखंड हम पढ़ाएंगे। अभी देखिए, कल बिहार का एक मैराथन होने वाला है, ऑलमोस्ट बिहार हमारा आज डन हो जाएगा। कल बिहार 1 शॉट में मैराथन होगा, एंड देन उसके बाद संडे मुझे संडे आपका एग्जाम कब है? 1 हफ्ते के बाद पेपर है ना? मंडे शायद मैं ऑफ लूंगी, मंडे मेरा शायद ऑफ रहेगा, मेरी माता जी का एक व्रत है, उस वजह से ऑफ है मंडे को शायद। और ट्यूसडे को मे बी आपका देखती हूँ मैं, ट्यूसडे को या फिर संडे को ही करते हैं, कोई बात नहीं, इस हफ्ते थोड़ा काम कर लेते हैं।
उत्तराखंड का क्या पढ़ना था? हमें उत्तराखंड की हिस्ट्री हमारी हो चुकी थी, हमें जियोग्राफी पढ़नी है ना, ये बताइए गणेश। गणेश बिस्ट, बिस्ट से याद रखिए, बिस्ट सरनेम और रावत सरनेम वाले जो लोग होते हैं वो उत्तराखंड के निवासी होते हैं, मतलब वो पहाड़ी होते हैं, ठीक है। अच्छा, पटवारी का पेपर है आपका, ठीक है। अरे पढ़ने तो देते, डिलीट कर दिया। ठीक है। उत्तराखंड, उत्तराखंड कह रही हूँ, खड़गपुर की झील कौन सी झील है? तो मानव निर्मित झील है, जो कहाँ पर स्थित है? मुंगेर में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर स्थित है? मुंगेर में जो है स्थित है। और मुझे जरा आप बताइए गणेश, क्या पढ़ना है एग्जैक्ट बताओ, ताकि वो एक दिन में हम कर सके। हिस्ट्री अब कवर हो चुकी है हमारी, हिस्ट्री दोबारा नहीं लेंगे, फिर जिला दर्शन बड़ा हो जाएगा। मुझे ये बताइए कि हम क्वेश्चन वाइज चले या थ्योरेटिकली पढ़े? मैपिंग के अकॉर्डिंग अगर हम थ्योरी के हिसाब से चले वो मैराथन ठीक रहेगा, या सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन करवाने, ये मुझे बताओ, अभी बताओ। ठीक है। बात की जाएगी किसके बारे में? 7वीं नंबर की झील की अगर हम बात करेंगे तो 7वीं नंबर पे कौन सी? सरैया मान झील। कौन सी झील? सरैया मान झील, जो कहाँ पड़ती है? बेतिया में पड़ती है, ठीक है। सरैया मान झील का नाम यहाँ पे याद रखिएगा। 7वें नंबर पे मान झील, ठीक है। सरैया मान झील कहाँ पे पड़ती है? तो ये जो है बेतिया में पड़ती है। सरैया मंझिल है ना, हाँ सरैया मंझिल, मंझिल, ठीक है। ये कहाँ पर है? ये बेतिया में पड़ती है, ठीक है। बेतिया पता है ना, पश्चिमी चंपारण के आसपास ही तो है शायद, या पश्चिमी चंपारण में ही पड़ता है, मैं एम नॉट श्योर। बेतिया, बेतिया में, ठीक है। 8वें नंबर की झील की अगर हम बात करेंगे इसमें, हाँ चलो कोई नहीं, ठीक है। 8वें नंबर की झील की बात करेंगे, ठीक है बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, सब आइए सब आइए। बिल्कुल गणेश, मैं कोशिश करूँ ये एक बार बिहार वाला ख़त्म हो जाए, क्योंकि बीपीएससी का भी पेपर है बच्चों का। बस ये आज लास्ट है, उसके बाद कल मैराथन इनकी होने वाली है। अब सुबह 11 साढ़े 11 से क्लास हो जाएगी मैराथन की, और 11:30 की मैराथन के शुरू जब होगी, और जब तक वो चल जाए। और संडे अगर मैं कल मैराथन के बाद जिंदा बच गई, क्योंकि मेरी लाइफ का पहला मैराथन होगा, मैं जिंदा बच गई, ठीक रही, तो आपकी संडे या कुछ मुझे टाइम लगेगा डाटा कलेक्ट करने में, पढ़ने में भी। और उसके बाद जो है, उसके बाद क्या करूँगी, अगर सैटरडे संडे नहीं हुआ तो मंडे मेरा ऑफ है ऑलरेडी। ट्यूसडे की मैं आपकी क्लास कर लूँगी, क्योंकि ट्यूसडे को मेरी अभी कोई क्लास अभी स्टार्ट नहीं होने वाली, तो मैं ट्यूसडे को करवाऊंगी, कंफर्म है। और वो सुबह की ही होगी, वो भी मैराथन टाइप की होगी, तो सुबह 11 बजे के आसपास से या 11:30 से जो है आपकी क्लास पक्की हो जाएगी, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे थे? बेतिया में कौन सी पड़ती है? सरैया मान झील जो है वो पड़ती है। अरे सॉरी की कोई बात नहीं है राधिका, इतनी भी लेट नहीं है आप, ठीक है। थोड़ा सा देख लीजिएगा पीछे करके, ज़्यादा लेट नहीं है, बस 10-15 मिनट लेट है, ठीक है। बात की जाएगी जो कौन सी, इसके अलावा कौन सी है, तो दूसरी 8वीं नंबर पे आ जाती है झोग कटोरा झील। कौन सी? झोग, घोग कटोरा झील जो है, उसके बारे में अगर हम बात करें, घोज कटोरा, कटोरा झील, ठीक है। आपकी बातों के चक्कर में मेरा थोड़ा सा है ना डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, और फोकस हट जाता है यहाँ से इधर आपकी बातों पे, क्योंकि आपको जवाब भी देना है। फिर बच्चे बोलते हैं मैम इग्नोर कर देती हैं, जवाब नहीं देती हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पड़ती है? तो ये राजगीर में पड़ती है। कहाँ पे पड़ती है? राजगीर में पड़ती है। और उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं बनवान पोखरा ताल। कौन सी? बनवान पोखरा ताल के बारे में, ठीक है। तो ये कहाँ पे पड़ती है? राजगीर में पड़ती है। राजगीर मौर्य एम्पायर में आता था, किसी को याद है कि नहीं? किसी को याद है कि नहीं राजगीर के बारे में? ठीक है। बनवान पोखरा तिल के बारे में अगर हम बात करेंगे, बनवान, बन है ना, ठीक है। पोखरा तिल ताल जो है, अगर इसके बारे में बात की जाएगी तो ये कहाँ पे है?
ये वैशाली में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? वैशाली में पड़ता है, ठीक है। बिल्कुल, जिंदगी का दूसरा नाम जंग है। तालता। बनमन झील के बारे में अगर बात की जाएगी तो ये कहाँ, वैशाली में पड़ता है, और जगतपुर झील भागलपुर में पड़ती है, ठीक है। तो ये कहाँ पे पड़ती है, इसके बारे में अभी, वैशाली में, ठीक है, वैशाली में। वहीं अगर 10वें नंबर की झील के बारे में हम बात करेंगे, 10वें नंबर की झील कहाँ पे पड़ती है? भागलपुर में पड़ती है, जगतपुर की झील। कौन सी? जगतपुर जो झील है, जगतपुर झील, ठीक है। इस झील के बारे में हम बात करेंगे तो ये कहाँ पड़ती है? भागलपुर में, भागलपुर में, ठीक है। ये क्या है, टोटल 10 झीलों के बारे में हमने बात की जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, जो आपके एग्जाम में आएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और देखिए, मैं हर बच्चे को, किसी भी स्टेट के, अगर नॉर्थ साइड के हो, अगर आपको इतनी हिंदी आती है कि आप सर्वाइव कर सको, नॉर्थ में जा सको, अलग अलग स्टेट में, तो आप उनके एग्जाम दिया करो। आप सिर्फ अपनी स्टेट तक सीमित मत रहा करो। जैसे अगर उत्तराखंड के जो बच्चे मेरे से पढ़ते हैं, मैं उनको हर बार ये बात कहती हूँ और कहना भी चाहती हूँ कि क्या बोलते हैं, आपको सिर्फ उत्तराखंड तक सीमित नहीं रहना चाहिए, आपको बिहार का भी पेपर देना चाहिए, उत्तर प्रदेश का भी देना चाहिए। हाँ, बाहरी स्टेट के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं होता है, लेकिन पहाड़ी लोगों के लिए थोड़ा सा ऑप्शन रहता है, हाइट को लेकर थोड़ा सा अगर इशू रहता है तो वो गवर्नमेंट जो रिलैक्सेशन देती है, ठीक है। गणेश जो है वो मेरे बहुत पुराने स्टूडेंट हैं। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जिनको मैंने उत्तराखंड का पढ़ाया था, ये सबसे पहले से हैं और अभी तक हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। अब हमारा जो नया टॉपिक है, वन्य अभयारण्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। कौन से? वन्य वन या वन्य अभयारण्य के बारे में जो है हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। वन्य अभयारण्य के बारे में अगर बात की जाएगी, अभयारण्य के बारे में, तो ये क्या है, तो इसमें कौन कौन से, आपने बर्ड सेंचुरीज के बारे में सुना होगा ना, बोलते हैं ना कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो होती है वो इसी के अंदर में आ जाती हैं, ठीक है। तो इनके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। और ये कौन कौन से, टोटल बिहार में अगर पूछेगा तो 13 है। बिहार में टोटल कितने हैं? वन्य जीव अभयारण्य के बारे में बात करेंगे तो टोटल कितने हैं, तो ये टोटल 13 में आ जाते हैं, ठीक है। टोटल कितने हैं अगर इनके बारे में बात की जाएगी तो ये टोटल 13 है, ठीक है। इनकी संख्या याद रखिएगा 13 है। कितनी? 13 वन्य अभयारण्य है जो बिहार में फेमस हैं, एग्जाम में पूछे जाएंगे, या उनकी संख्या जो है टोटल 13 मानी जाती है, ठीक है। इब्राहिम, देखिए गणेश आपको रिप्लाई नहीं देंगे, वो अपने काम से काम रखते, वो आते हैं पढ़ने के लिए, आते हैं पढ़ने के सवाल जवाब मेरे से करते हैं, उसके बाद वो चले जाते हैं, तो कोई फायदा नहीं है, वो शायद ही रिप्लाई करेंगे आपको, पर गणेश आपको कर देना चाहिए, कोई बात नहीं, आपको रिप्लाई कर देना चाहिए, बहुत टाइम लिया आपने रिप्लाई देने में, ठीक है। बात करने वाले हैं वन्य जीव अभयारण्य के बारे में, तो उत्तराखंड के रूप, बिहार में टोटल 13 है। कितने हैं बिहार में? 13 इनकी संख्या। और इनकी स्थापना अगर हम पूछेंगे कि पहले नंबर पे कौन सा आता है, तो वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य। कौन सा है? वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य, जो अपने आप में काफी संख्या, मतलब काफी मात्रा में फेमस है, मतलब अच्छा खासा फेमस है। और उसकी स्थापना हुई थी 1978 में। कब हुई थी? 1978 में, यानी 1978 में क्या हुई थी? उसकी स्थापना हुई थी, जो पश्चिमी चंपारण में स्थित है। कहाँ पर है? पश्चिमी चंपारण में स्थित है, ठीक है। तो पहला हमारा हेडिंग ही होगा, कौन से अभयारण्य के बारे में हम बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं वाल्मीकि, ठीक है। पहला हमारा हो जाएगा
अभयारण्य, इसके बारे में बात की जाएगी तो इसकी स्थापना अगर आपसे पूछेगा कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1978 में हुई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना? इसकी स्थापना हुई थी 1978 में, और ये कहाँ पर है? पश्चिमी चंपारण में है। पश्चिमी चंपारण है, जो बिहार का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में से एक माना जाता है। क्या है? बिहार का सबसे बड़ा क्षेत्रफल अगर पूछा जाता है एरिया वाइज, तो पश्चिमी चंपारण का नाम जो है आपको याद रखना है, सबसे बड़ा है। ठीक है, और क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे छोटा अगर पूछेगा तो शिवहार का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, शिवहार का नाम याद रखना है। वाइल्ड लाइफ जो बर्ड सेंचुरी है, यानी कह सकते हैं 1978 में इसको क्या बनाया गया? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है इसको बनाया गया था 1978 में, इसको दर्जा दिया गया था। और 1979 मतलब 1990 में, 1900 में इसको क्या बनाया था? नेशनल पार्क जो होता है उसकी, इसको क्या किया गया था? इसको स्थान दिया गया था। 1990 के दशक अगर बात किया जाए तो नेशनल पार्क जो है इसको घोषित किया गया था। इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और 1994 में यानी 1994 में, ठीक है, 1994 में बात की जाएगी तो क्या बनाया गया था? इसको टाइगर रिजर्व, क्या बनाएगा? टाइगर रिजर्व का जो है इसको दर्जा दिया गया था। और ये क्या बोल सकते हैं, अभी तक का ये बिहार का पहला टाइगर रिजर्व माना जाता है। ठीक है, क्या माना जाता है? एकमात्र जो है ये क्या है? नेशनल पार्क है, याद रखिएगा, एकमात्र नेशनल पार्क है ये। और टाइगर रिजर्व दूसरा बन सकता है कैमूर में वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, तो ये जो है नेशनल पार्क बनाया गया था। और एकमात्र अगर पूछेगा, एकमात्र जो है क्या है ये? एकमात्र ये नेशनल पार्क जो है इसको घोषित किया गया था बिहार का। ठीक है, एकमात्र बिहार का नेशनल पार्क जो है इसको बनाया गया, बना है। आगे बन सकता है कैमूर में टाइगर रिजर्व का जो है, हम कहाँ पढ़ रहे थे? हमने टाइगर रिजर्व के बारे में नहीं लिखा, यहाँ लिखे टाइगर रिजर्व, लिखे 1994 में टाइगर रिजर्वेशन जो होता है ना, स्पेशली टाइगर्स के लिए जो होता है, उनके रिजर्व करने के लिए जो किया जाता है, उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो 1994 में उसको मिला था। ठीक है, और टाइगर रिजर्व दूसरा बन सकता है इन द फ्यूचर वे में। कौन सा? जो कहाँ पे होगा? कैमूर वन्य जीव अभयारण्य जो है वो बन सकता है फ्यूचर में। फिलहाल तो जो है यही है, वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य है, यही माना जाता है। और मैं आपको बता दूं, ये जो अभयारण्य होते हैं ना, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से जो रिलेटेबल होते हैं, जो नेशनल पार्क्स वगैरह होते हैं, जब आप इंडियन हिस्ट्री भी पढ़ते हो, इंडियन जियोग्राफी वगैरह पढ़ते हो, तो वहाँ पे स्टेट वाइज भी पूछ लेता है, वहाँ पे स्टेट वाइज भी जो है पूछ लेता है। ठीक है, बिल्कुल, आप जैसे रोज आके मुझे अपडेट दे रहे हो, अब पक्का है, डन बोल दिया ना, डन तो डन। मंडे तो नहीं, पर ट्यूसडे हो सकता है आपकी पक्का की क्लास हो जाएगी। मुझे एक दिन टाइम मिल जाएगा थोड़ा पढ़ने के लिए, डाटा कलेक्ट करने के लिए। जियोग्राफी ही पढ़ना है ना, मैपिंग के अकॉर्डिंग, मतलब वहाँ की मिट्टी क्या है और यही अभयारण्य क्या है, बाकी सारी चीज़ें वो पक्का आपकी मंडे ट्यूसडे की क्लास में डन है। ट्यूसडे तक डन हो जाएगी, इसकी टेंशन मत लीजिए, बोल दिया तो बोल दिया। ठीक है, अब बात ये आती है, ये क्या है? नेशनल पार्क हो गया। इसका क्षेत्रफल पूछ सकता है, किसका क्षेत्रफल? वाल्मीकि वन्य अभयारण्य के बारे में इसका क्षेत्रफल पूछ सकता है। तो आपको याद रखना है 893, कितना? 893.73 वर्ग किलोमीटर, यानी 893 वर्ग किलोमीटर जो है, वर्ग किलोमीटर जो है क्या है? इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे। क्षेत्रफल यानी एरिया की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो कितना है? 893.73 वर्ग, ठीक है, वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल माना जाता है। तो इससे रिलेटेड जितना हो सकता था मैंने वो चीज़ें आपको नोट्स बना के यहाँ पे दिखा दिया है। इससे एक्स्ट्रा इसके बारे में नहीं पूछेगा कि कब इसको स्थापना हुई थी। 1978 में जो है इसकी स्थापना होती है, पश्चिमी चंपारण में है। और इसको नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कब बनाया गया था? तो इसको 1978 में ही बनाया गया था। और 1990 में नेशनल पार्क का दर्जा मिला था, यानी घोषित किया गया था।
और बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क है, याद रखिएगा, बिहार का एक नेशनल पार्क जो एकमात्र नेशनल पार्क है। वहीं बात की पार्क जिसको बोला जाता है, वहीं बात करें 1994 में उसको टाइगर रिजर्व बनाया जाता है। अरे यार, टाइगर रिजर्व बनाया गया था। और क्षेत्रफल कितना है यानी एरिया कितनी है, तो 893.73 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल जो है बताया जाता है कि इतने एरिया में जो है ये फैला हुआ है। अब दूसरा हम बात करें उदयपुर का वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में, यानी वाइल्ड लाइफ के बारे में हम बात करें उदयपुर के बारे में, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे हमारा होना चाहिए उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। इसका मतलब है वन्य जीव अभ्यारण्य जिसको बोला जाता है हिंदी में, उसी को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन शॉर्ट में आप लिख के जल्दी से काम कर सकते हो। तो ये भी कहाँ है, ये भी पश्चिमी चंपारण में ही पड़ता है। क्या है, पश्चिमी चंपारण में पड़ता है। और इसकी स्थापना भी कब हुई थी, तो 1978 में हुई थी, यानी 1978 में क्या हुई थी, इसकी स्थापना कराई गई थी। और ये क्या है, और इसके अलावा इसके बारे में हमें जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसके बारे में लिख लिए, कहाँ पे है, तो ये है पश्चिमी चंपारण में। पश्चिमी चंपारण में स्थापना कब हुई थी, तो 1978 में हुई थी, ठीक है। कब हुई थी, 1978 में हुई थी। तीसरा अगर हम पढ़ने वाले हैं, तीसरे के बारे में बात करेंगे तो गौतम बुद्ध, कौन सी, गौतमपुर बुद्ध जो है वो अभ्यारण्य बनाया गया था। और वो बना था गया जिले में जो है ये स्थित है। और वो 1976 में बना था, ठीक है। तो हमारा जो होगा गौतमपुर बुद्ध, ठीक है। अगर इसके बारे में बात करेंगी तो ये कहां पर है, गया में है, गया जिले में, ठीक है। तो स्थापना कब हुई थी, तो 1976 में हुई थी, यानी इनसे पहले का है ये। कब का है, 1976 में क्या हुई थी, इसकी स्थापना होती है। गौतमपुर जो बुद्ध है, वाइल्ड लाइफ यहाँ पे लिख लीजिएगा, वाइल्ड लाइफ, ठीक है, वरना मुझे बाद में टोका जाएगा, ठीक है। गया जिले में स्थित है। चौथे नंबर की बात करेंगे, यानी फोर्थ नंबर की, क्योंकि टोटल हमें घुमा फिरा के 13 के बारे में तो पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि 13 जो है बिहार में जल अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम आता है, ठीक है। तो चौथे नंबर पे हमारा आ जाता है भीमबाद। कौन सा है, भीमबाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो मुंगेर में पड़ता है। और 1976 में क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी। और इसको प्रोजेक्ट को क्या बोला जाता है, इस मतलब किसके दौरान इसकी स्थापना हुई थी, तो इसकी जो स्थापना हुई थी से इसको प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत सम्मिलित किया गया था। क्या किया गया था, एक सेकेंड में स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है अभी और मैं इसके ऊपर काम करूंगी। अरे आशा, बिल्कुल आपकी आशाओं पे हम खड़े उतरेंगे, ठीक है। बस आप अपनी आशा, हम मेरी आशाओं पे खड़े उतरिएगा कि अगर मैं पढ़ाऊँ तो प्लीज़ रिजल्ट जैसा भी हो आइएगा और मुझे बता दीजिएगा। और एग्ज़ाम कैसा आया वो भी मुझे बताइएगा प्लीज़, ठीक है। एग्ज़ाम के बारे में भी बताइएगा कि एग्ज़ाम कैसा रहा और उसके क्या पैटर्न्स थे, कि इन द फ्यूचर अगर कभी मुझे कोई उत्तराखंड का एग्ज़ाम देना हुआ तो कैसे देंगे, वो सारी चीज़ें भी मुझे थोड़ा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो भीमबाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में हम बात करेंगे। भीमबाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ पर स्थित है, तो इसके बारे में बात करेंगे तो ये जो है मुंगेर में है। कहाँ पर है, ये मुंगेर में है स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना भी जो है, इसकी स्थापना जो है कब हुई थी, 1976 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। और ये किस प्रोजेक्ट के अंदर आता है, ये टाइगर्स का जो प्रोजेक्ट आता है, टाइगर्स प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत इसको सम्मिलित किया गया था। और क्या बोलते हैं, भीमबाद को गर्म जल के असीम स्रोतों में से एक माना जाता है, ठीक है। तो मुंगेर में है स्थापना इसकी जो हुई थी, तो कब हुई थी, 1976 में हुई थी, यानी 1976 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और ये क्या है, यह जो है गर्म जल का, क्या है, गर्म जल का असीम स्रोत है, ये असीम स्रोत है, ठीक है। स्रोत याद रखना है। प्रोजेक्ट पूछेगा कि कौन से प्रोजेक्ट के अंदर
कौन से जो प्रोजेक्ट था उसके अंदर जो है इसको सम्मिलित किया गया था, कौन से प्रोजेक्ट के अंदर था, तो आपको याद रखना है टाइगर रिजर्व वाला जो प्रोजेक्ट आया था, टाइगर का प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर में इसको सम्मिलित किया गया था। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत। अंतर्गत, ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत इसको सम्मिलित किया गया था। 1976 में इसकी स्थापना होती है, मुंगेर में पड़ता है। बिल्कुल, हेलो रंजन, हेलो जी, हेलो। ठीक है, ये हुआ था, प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर आता है ये, ठीक है, याद रखना है। और ये गर्म जल का असीम स्रोत है, किसका? गर्म जल के यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, भीमबाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की हम यहाँ पे जो है बात कर रहे हैं। अब आ जाता है हमारा कैमूर। हमने पीछे भी पढ़ा था ना कैमूर वन्य जीव अभयारण्य के बारे में, जो फ्यूचर में चल के दूसरे नंबर पे बनने वाला है नेशनल रिजर्व पार्क में की कैटेगरी में जो है वो शामिल होने वाला है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसको कहा जाता है। ठीक है, तो क्या है, कैमूर के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो हमारा किसने नंबर पे है? फोर्थ फिफ्थ होना चाहिए ना, फिफ्थ नंबर पे बात करेंगे कैमूर। ठीक है, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में हम बात करेंगे, वन्य जीव अभयारण्य हिंदी में कहते हैं। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये कैमूर में ही स्थित है। कैमूर और रोहतास का आपको नाम याद रखना, कैमूर व रोहतास। जितना मैंने मैपिंग के हिसाब से ज्योग्राफी पढ़ाई थी उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से रटवा दिया था कि बिहार का जो नीचे वाला कोना है यहाँ पे बीच में रोहतास पड़ता है और इधर जो है कैमूर पड़ता है। ठीक है, तो याद रखना है आपको। ठीक है, कैमूर और रोहतास के अंडर में ये आ जाता है। और इसके बारे में बात की जाएगी तो ये 1979 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1979 ईस्वी में इसमें क्या होती है? इसकी स्थापना की जाती है, वहीं बात की जाएगी। तो इसके अलावा इसके बारे में, तो कौन सी नदी के किनारे है? आप सबको पता है सोन नदी निकलती है इधर से, तो ये कौन सी नदी? तो सोन नदी के किनारे स्थित है, सोन नदी के किनारे। ज्यादातर जो होता है रिजर्वेशन, जो ये रिजर्व जो होते हैं, पार्क, नेशनल पार्क वगैरह होते हैं, ये छोटे बड़े नदियां या झील या तालाब के किनारे बसाए जाते हैं ताकि वो क्या हो, जानवरों के लिए इजी वे हो जाए। अरे बिल्कुल, इतनी शुद्ध हिंदी लिखी है आपने, वाह। निर्देशित करने हेतु, ये स्कूल टाइम में जब हम प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखते थे ना, उसकी याद आ गई कि मैम बोलती थी कि हिंदी में तुमको लिखना है, क्योंकि हिंदी वाली मैडम बोलती थी तब। तो बिल्कुल वही वाली, वैसा ही पैटर्न है। बढ़िया है, आपकी हिंदी तो अच्छी है। ठीक है, तो ये क्या है? सोन नदी के किनारे बसा हुआ है। किनारे, ठीक है, सोन नदी के किनारे याद रखिएगा। और इसके बारे में बात करें, बिहार का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये। ठीक है, बिहार का सबसे बड़ा, ठीक है, बिहार का बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यानी बर्ड वन्य जीव अभयारण्य का जो नाम आता है उसमें जो है ये सबसे बड़ा है बिहार का। कौन सा? कैमूर वाला हम बात कर रहे थे, कैमूर वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी के यहाँ पे हम बात कर रहे थे। ठीक है, और बिहार का दूसरा दूसरा क्या है? ये बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व है। हमने इससे पहले मैंने बोला था ना आपको कि टाइगर रिजर्व के बारे में जब हम पढ़ रहे थे, अभी मैंने आपके बारे में डिस्कस भी किया था। कौन से वाले के बारे में हम बात कर रहे थे? तो हम वाल्मीकि वाला जो बात कर रहे थे, वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पे बात की जाएगी, दूसरा जो है वो कौन सा है? तो टाइगर रिजर्व में दूसरे नंबर पर है ये। दूसरा टाइगर रिजर्व जो है इसको बनाया गया है कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को। ठीक है, आगे चलते हैं। 6 नंबर पे बात करेंगे तो राजगीर यानी पतन जिसको बोला जाता है, राजगीर पंथ।
अरे नहीं नहीं, शुद्ध हिंदी, क्योंकि मैं हिंदी में पढ़ा रही हूँ इसलिए हिंदी में लिख रही हूँ। बट इन्होंने ये उत्तराखंड के है ना, तो उत्तराखंड वाले बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं, ये मैंने देखा है, मेरे कमेंट सेक्शन में भी प्रॉपर हिंदी में आते हैं, बहुत हिंदी में बात करते हैं, और अच्छा है, मतलब मजा आ गया देख के। क्या बोलते हैं, राजगीर पंत के बारे में हम बात कर, पंत ऋषभ पंत की बात नहीं कर रहे हैं, पंत इसके नाम में ला जाया जाता है, ठीक है। राजगीर पंत के बारे में बात करेंगे तो ये कहाँ पे, नालंदा विश्वविद्यालय जहाँ पे स्थित है, यानी नालंदा में है। कहाँ पे है, नालंदा में, और इसकी स्थापना हुई थी 1978 में। कब हुई थी, 1978 में हुई थी, ठीक है। तो राजगीर पंत लिख लीजिएगा, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसके बारे में बात करेंगे तो स्थापना 1978 में, और बात की जाएगी तो नालंदा में है, नालंदा। ठीक है, कहाँ पर स्थित है, तो ये नालंदा में जो है स्थित है। नालंदा में, याद रखें, नालंदा जिले में जो है ये क्या है, ये स्थित है, ठीक है। हमारा 7वें नंबर पे कौन सा आ जाता है, हमने टोटल 13 के बारे में बात की थी, अब जो आने वाले हैं उनके बारे में बहुत नहीं, थोड़ा थोड़ा वन लाइनर में हम पढ़ेंगे, और अभी के अभी जो है खत्म हो जाएंगे, 5 मिनट मैक्स टू मैक्स जो है इसके बारे में लगने वाला है, और क्लास लंबी चलेगी, मैं पहले ही बता दूं, ठीक है। अब बात करेंगे 7वें नंबर पे, तो रजौली, कौन सी, रजौली जो है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल कह रही हूँ, रजौली, ये क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, तो ये नवादा में है, नवादा, ठीक है। 8वें नंबर पे बात करेंगे अब जिनके बारे में हम बहुत ज्यादा नहीं जानने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल शुद्ध हिंदी के लिए, ठीक है। रजौली हो गया। अब 8वें नंबर पे बात करेंगे तो 8वें नंबर विक्रमशिला गंगोय, जिसको बोला जाता है विक्रमशिला गांगे, विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभ्यारण्य जिसको बोला जाता है, कौन सा, डॉल्फिन अभ्यारण्य, याद रखिएगा, ठीक है। विक्रमशिला गांगेय, ठीक है। डॉल्फिन अभ्यारण्य के बारे में हम बात करेंगे तो ये क्या है, इसके बारे में कहा जाता है, ठीक है। ये जो है अभ्यारण्य, डॉल्फिन अभ्यारण्य के नाम से इसको बोला जाता है, और इसके बारे में बात की जाएगी तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1990 में हुई थी, यानी 1990 में हुई थी। और ये कहाँ पर है, ये भागलपुर में स्थित है। कहाँ पर, ये जो है भागलपुर में स्थित है। तो इसकी जो डेट याद रखना है, वो याद रखना है कि 1990 और 91 वाला दशक, और दूसरा भागलपुर में, भागलपुर में है, जो क्या है, ये स्थित है, भागलपुर में है, ठीक है। अगला हम बात करेंगे, ठीक है, अगला हमारा हो जाता है 9th नंबर पे, तो 9 10 11 12 13, ठीक है, अब ज्यादा नहीं है। गणेश आज फेमस हो गए मेरे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। बात की जाएगी 9th नंबर पे, सलीम अली जुबार साहिब, सलीम अली जुबा साहिन जो है, ये क्या है, ये बर्ड सेंचुरी है, याद रखिएगा, ये वाइल्ड लाइफ नहीं, बर्ड सेंचुरी की कैटेगरी में आ जाता है, और जो कहाँ पर है, वैशाली में स्थित है। कहाँ पर है, वैशाली में है, ठीक है। सलीम, क्या था, सलीम अली जुबा, जुबा, सलीम अली जुबा सहानी की बात करेंगे, साहनी, ठीक है। ये क्या है, ये बर्ड सेंचुरी की कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है, बर्ड सेंचुरी की। और इसके बारे में बात करेंगे तो ये कहाँ पर स्थित है, तो ये जो है ये वैशाली में स्थित है। कहाँ पर, वैशाली में, वैशाली में स्थित है। 10वें नंबर पे हमारा आ जाता है वैशाली के बाद कुशेश्वर स्थान, कुशेश्वर स्थान के बारे में हम बात करेंगे, बर्ड सेंचुरी की कैटेगरी में ये भी आता है, जो दरभंगा में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर स्थित है,
कुशेश्वर के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये कहाँ, कुशेश्वर स्थान जो है ये कहाँ है, दरभंगा में बोला था ना, बर्ड सेंचुरी ये भी दरभंगा में है, ठीक है, दरभंगा में स्थित है। वहीं बात की जाएगी तो याद रखिएगा बर्ड सेंचुरी, ये भी बर्ड सेंचुरी है, ठीक है। 11वें नंबर पे अगर हमारा आ जाता है कि 11वें नंबर पे कौन सा है, ठीक है, कांवर झील के बारे में हम बात करेंगे, बर्ड सेंचुरी के अंडर में ये भी आ जाता है, ये भी बेगूसराय है। और बागी डैम जो है ये भी बर्ड सेंचुरी में आ जाता है। और तीसरा है 13वां नंबर पे जो आता है नकटी डैम, जिसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, नकटी डैम जो है। तो ये वाला जो है कांवर झील बर्ड सेंचुरी। और 12वें नंबर पे जो था हमारा, 12वें कौन सा डैम था, बागी डैम था, बागी डैम, ठीक है। और 13वें नंबर पे यानी अंतिम नकटी डैम जो है आपको याद रखना है। नकटी डैम बात करेंगे तो ये तीनों क्या है, बर्ड सेंचुरी की कैटेगरी में आ जाते हैं। और ये तीनों कहाँ पर स्थित हैं, तो ये तीनों के बारे में बात करेंगे तो पहला वाला बेगूसराय में स्थित है और दो जो है जमुई बिहार के नए क्या है, रामसर स्थलों में आ जाते हैं। यानी इन दोनों के बारे में हम बात करेंगे तो ये क्या है, ये जमुई की कैटेगरी में आ जाते हैं, जमुई, ठीक है, जमुई में ये रामसर स्थल है, ठीक है, स्थलों की कैटेगरी में ये आ जाते हैं। पर याद रखिएगा ये भी क्या बोलते हैं, बर्ड सेंचुरी में ही आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, जमुई में रामसर स्थलों की कैटेगरी में आ जाते हैं। और वे बात करेंगे जमुई बिहार के नए, बिहार के ये नए हैं, ठीक है, याद रखिए। और ये कहाँ पे है, इसके बारे में हम बात करेंगे तो ये हमारा आ जाता है बेगूसराय में, ठीक है, ये बेगूसराय में, ठीक है, ये बेगूसराय में आ जाता है। लेकिन ये भी बर्ड सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी, ये भी बर्ड सेंचुरी था, ये भी बर्ड सेंचुरी था। ये जो है आपको याद रखना है इनके बारे में, ठीक है। और तीनों टोटल क्या है, रामसर स्थलों में आ जाता है। तो तीनों कहीं ना कहीं राम स्थलों की एक कैटेगरी में ही माने जाते हैं। जो आपने सवाल के जवाब आप मुझसे मांग रहे हैं ये बहुत टफ काम है, टाइपिस्ट को बोलना पड़ेगा इतना टाइप करने के लिए। खैर मैं अकेले ही कर लूँगी, संडे का दिन मेरे पास है, घर पे बैठ के यही करना है। और मंडे ऑफ होगा तो मैं भी मंडे को मैं थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा कर लूँगी, उंगलियों को चला के, फ़ोन को चला के, चैट जीपीटी, गूगल का इस्तेमाल करके, इन सब का इस्तेमाल करके हम कर सकते हैं, ठीक है। मेरा सेंटर कहाँ है, फ़िलहाल देखिए हम ऑनलाइन ही पढ़ा रहे हैं, ऑफलाइन भी है। तो मेन जो हमारा है संत नगर में है, जो कहाँ पड़ता है, अब मुखर्जी नगर या बत्रा के साइड में अगर कोई बच्चा रह रहा होगा तो उनको पता है, बुराड़ी संत नगर जो है में हमारा हेड ऑफिस है। नंबर तो आपको नीचे चलता हुआ दिख ही रहा होगा, ये पड़ता है, ठीक है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों अवेलेबल है, लेकिन अभी थोड़े टाइम के लिए हम ऑनलाइन शिफ्ट कर चुके हैं। जो बच्चे हमारे थे ऑनलाइन आ चुके हैं, ठीक है, क्योंकि एक तो बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, बहुत प्रॉब्लम हो रही थी उनको आने जाने में। तो उन्होंने बोला कि मैम हमें थोड़े टाइम के लिए ऑनलाइन शिफ्ट कर दीजिए, अब पढ़ाती तो है ही, हमें पढ़ना वैसे भी, तो हम थोड़े टाइम ऑनलाइन ही रहेंगे। मे बी 1 महीने के बाद जो है कह सकते हैं। अच्छा, बीपीएससी का सेंटर मेरा नहीं है, और मेरा होगा भी तो मैं नहीं बता सकती, आई एम सॉरी, नहीं बता सकती। क्या हो गया, ये हम किसके बारे में पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे किसके बारे में, तो हम पढ़ रहे थे वन्य अभयारण्य के बारे में बात कर रहे थे। हाँ हाँ, पर मैं सेंटर नहीं बता सकती, उसके लिए मुझे माफ करिएगा, ठीक है। अगला हमारा सवाल है मृदा के बारे में, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। बिहार का मृदाओं के बारे में बात की जाए तो अलग अलग लगभग 3 कैटेगरी में क्या है, जो बिहार के मृदा है उनको बांटा गया है, 3 अलग अलग कैटेगरी में जो है इनको बांटा गया है। तो पहले हम बिहार के मृदा का मैप बनाते हैं, ठीक है, बढ़िया सी, ठीक है, बढ़िया सी यहाँ पे बनाते हैं जो पूरे स्क्रीन पे आ जाए।
ठीक है, बिहार का लगभग मैप ऐसा ही दिखता है। और एक कलर से पहले हम गंगा जी को निकाल देते हैं यहाँ से इधर, ठीक है, याद रखिएगा। और मृदाओं के बारे में अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग बातें कही गई हैं, तो कलर्स पे ध्यान दीजिएगा। और थोड़ा सा क्यों नहीं बता सकती, बस ऐसे ही नहीं बता सकती, सम पर्सनल रीजंस, क्यों ही बताना है, मतलब नहीं बनता, मुझे ऐसा लगता है। और एग्जाम देने जा रहे हैं वहां, अगर एक दूसरे से देख भी लिए तो कौन ही बताएगा कि हाँ मैं वही हूँ, मैं सीधा ही मना कर दूंगी मैं वो नहीं हूँ। आप गलत इंसान से पूछ रहे हो, ठीक है। तो बिहार की मृदा को पूछेगा कि बिहार की मृदा को कितने भागों में बांटा गया है, तो पहले तो हेडिंग में यहां लिखिए बिहार मृदा, ठीक है। बिहार मृदा के बारे में हम बात करेंगे, बिहार मृदा के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए मृदा को बिहार में 3 भागों में जो है बांटा गया है, भागों में, मतलब मुख्य तौर पे 3 है, लेकिन तीनों को अलग अलग आप जो करोगे ना तो 10 मिट्टियों का नाम अलग अलग आ जाता है, ठीक है। जय श्री राम गणेश। तो अलग अलग कैटेगरी में 10 मृदाओं का, यानी मिट्टी की हम यहाँ पे बात करें, सोल की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, तो 10 आ जाती है। वो हम 10 कैसे पढ़ेंगे अभी ध्यान देंगे, ठीक है। तो बात की जाएगी, ठीक है। तो पहले नंबर पे जो आपको याद रखनी है ये वाली, इसके बारे में अगर हम बात करेंगे, कलर ब्लू है तो ब्लू रखते हैं, तो इसमें आ जाती है उप हिमालय। उप हिमालय, ये कलर दिख तो रहा है, ये कलर नहीं दिख रहा है, उप हिमालय की कैटेगरी में इसको रखिए, उप हिमालय पर्वत। उप हिमालय पर्वत की जो मिट्टियां होती हैं वो इस कैटेगरी में आ जाती हैं, ठीक है। हिमालय पर्वत आदि मिट्टी, ठीक है, ठीक है, ये हो जाती है। बिहार की मिट्टियां अलग अलग कैटेगरी में बांटी गई हैं। मैंने कौन सा फनी आंसर दे दिया, हाँ बिल्कुल, मैं तो सीधा मना कर दूंगी, मैं नहीं जानती। कोई होंगी निशा मैम जो पढ़ाती होंगी, मैं तो बिहार की हूँ, लोकल बिहार, मैं ऐसा बोल दूंगी। या मैं बोल दूंगी मैं तो पहाड़ी हूँ, मैं यहाँ पेपर देने आई थी, बस ऐसा बोल दूंगी, और क्या, ठीक है। अब बात ये आती है, और देखिए याद रखिएगा, मैंने आपको मैप के अकॉर्डिंग जब नदियों का पढ़ा रही थी तो मैंने कुछ नदियों के स्रोतों के बारे में भी बताया था। तो यहाँ से एक नदी आपको निकालनी है, और वो नदी होनी चाहिए कौन सी, बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक का एक अपना ही रोल रहा है, मतलब बिहार की नदियों में बूढ़ी गंडक का एक अपना ही रोल रहा है, ठीक है। तो ये वाली जो नदी है कौन सी नदी है, बूढ़ी गंडक, गंडक, ठीक है। बूढ़ी गंडक का आपको याद रखना है। और यहीं पे कुछ नदियों के बगल में से कुछ मृदाएं निकलती हैं, ठीक है। तो वो उनके लिए हम ऐसे कर देते हैं ना, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे तराई मिट्टी है, कौन सी मिट्टी है, तो यहाँ पे जो आ जाती है वो तराई आ जाती है, तो वो याद रखना है आपको, बूढ़ी गंडक के पास से, ठीक है। कौन सी मिट्टी है ये, तो ये वाली जो है ये हमारी आ जाती है तराई की कैटेगरी में, तराई मिट्टी, ठीक है। तराई मिट्टी याद रखना है। और टोटल 3 भागों में बांटा गया है, 3 भागों के अपने अपने क्या है, अपने अपने जो क्षेत्र है, यानी 3 में अलग अलग करके, एक में उत्तर। हाँ एक और चीज याद रखिएगा, ये जो 3 भाग हैं इनको पता है ये 3 भाग कौन कौन से हैं, तो देखिए पहले नंबर पे एक तो उत्तरी 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 बिहार मिट्टी, ठीक है। उत्तरी बिहार की जो मिट्टियां हैं वो बात कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे आ जाएगी दक्षिणी बिहार की, दक्षिणी बिहार की मिट्टी, ठीक है, ठीक है। तीसरे नंबर पे जो आती है जो सीमांत हो जाती है, कौन सी, सीमांत मिट्टी की हम तीसरे नंबर पे बात कर रहे हैं, यानी दक्षिणी सीमांत में जो आ जाती है, दक्षिणी सीमांत पठार की जो मिट्टी है वो इसके अंदर में आ जाती है, दक्षिणी सीमांत, ठीक है।
पठारी मिट्टी, पठारी मृदा लिख लीजिए। ये 3 कैटेगरी है जिनमें अलग अलग मिट्टियां पाई जाती हैं। और नदी के ये गंगा जी हैं, ठीक है, ये गंगा जी हैं। गंगा जी के ऊपर ये वाला भाग जो है उत्तर में, ये दक्षिण में यहाँ तक, और यहाँ से हम अभी बनाएंगे तो ये दक्षिणी पठारी सीमांत के अंडर में जो है ये आ जाती है, ठीक है। बूढ़ी गंडक बनाने के पीछे पता है कारण क्या था? क्योंकि बूढ़ी गंडक के पास एक मृदा निकलती है जिसको क्या बोला जाता है? जिसको बोला जाता है पुरानी जलोढ़ मृदा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तो इसको हम ऐसे कर देंगे, डिजाइन अलग रखते हैं ना इसको, ऐसे ऐसे, ये वाली, ठीक है। तो ये कौन सी मिट्टी है? तो ये हो जाएगी पुरानी जलोढ़ मृदा, ठीक है। इसके अन्य नाम भी है। पुरानी जलोढ़ मृदा को और क्या बोला जाता है? बाल सुंदरी मृदा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? या इसको बाल सुंदरी मृदा भी कहा जाता है, ठीक है। किसको? तो पुरानी जलोढ़ मृदा को, जो यहाँ गंडक नदी के जस्ट बगल में निकलती है, उसको कहा जाता है। अगर वहीं बात की जाएगी तो ठीक गंगा से जब नीचे एक लेयर बनती है, जब गंगा नदी बहती है ना, उसके नीचे ठीक एक लेयर बहती है जिसको क्या बोला जाता है? कंगारी मिट्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंगारी मिट्टी कहा जाता है, ठीक है। और उसके अलावा ये तो दक्षिणी भाग हो गया, लेकिन अभी हम इधर के भागों में चलेंगे। यानी गंडक के बाद ये वाली जो एरिया बच जाती है हमारी, ये वाली एरिया, ये पूरी एरिया की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो इसको क्या बोला जाता है? ये तो पुरानी जलोढ़ मृदा हो गई। तो ये कौन सी है? तो ये नवीन है। कौन सी है? नवीन जलोढ़ है। कौन सी है? नवीन जलोढ़ मृदा है, ठीक है। ये नवीन जलोढ़ मृदा की कैटेगरी में आ जाती है। और इसको क्या बोला जाता है? खादर मिट्टी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? खादर मिट्टी भी जो है इसको बोला जाता है, या खादर मिट्टी, ठीक है। खादर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? इस वाली मृदा की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। ये वाली जो गंडक नदी से जस्ट बगल में निकलती है, हम उसके बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब हम नीचे थोड़ा सा चलेंगे तो यहाँ पे पता है जब गंगा जी निकलती है ना, तो जस्ट उनके बगल में छोटी छोटी पतले में ही, बहुत ज्यादा नहीं, एक लेयर बनती है। ये वेस्ट बंगाल है, याद रखिएगा। एक लेयर बनती है, ठीक है। और एक मतलब पत्थर, उसको कौन सी मृदा बोला जाता है? उसको जो बोला जाता है कंगारी मृदा भी कहा जाता है। कौन सी मृदा कहा जाता है उसको? तो उसको जो कहा जाता है कंगारी मृदा कहा जाता है। जो बांध बनाने के बाद बनी, गंगा जी के बगल में जो बांध बनाए गए हैं उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। यानी ये वाली जो हमारी मृदा थी, इसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे कंगारी मृदा, ठीक है। और ये कब है? ये गंगा जी के बगल में जस्ट जो बांध बनाया गया है उनके पानियों को कंट्रोल करने के लिए, एक लाइन में बहाने के लिए, उसके बारे में जो मृदा बनती है कंगारी मृदा जिसको कहा जाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम दक्षिण के साइड में। दक्षिण में ये हो गया। इसी के ठीक एक नीचे एक और लेयर बनती है, ठीक है। ये वाले को हम पूरा पिंक कर देते हैं ना, इसको पूरा पिंक कर देते हैं ताकि समझने में इजी हो जाए। इसको व्हाइट नहीं रखेंगे। ठीक है, ये वाली, इसके बारे में बात की जाएगी। और हमने अभी बताया ये कौन है? ये गंगा जी हैं, तो भूलिएगा मत, ये गंगा जी हैं, ठीक है। ये गंगा जी हैं, ठीक। पिंक वाली कौन सी मिट्टी थी? तो कंगारी मिट्टी थी। अब कंगारी के बाद हम थोड़ा नीचे चलते हैं, दक्षिण में चल रहे हैं। तो दक्षिण में बात की तो उसके नीचे एक और लेयर बनती है। उसके नीचे क्या बनती है? एक और लेयर बनती है जिसको क्या बोला जाता है? टाल मिट्टी कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है? टाल मिट्टी कहा जाता है, ठीक है। और टाल मिट्टी के बारे में बात करेंगे तो ये लगा लीजिए यहां से, ठीक है। यहां से ये कौन सी मिट्टी हो गई? मैं एक मिट्टियों का मैप भी आपको दिखा दूंगी। तो ये कौन सी होगी? इनके बारे में तो गंगा जी लिखा तो है मैंने भाई। तो ये टाल हो गई, टाल मिट्टी, ठीक है।
टाल मिट्टी के बारे में मैंने आपको पहले ही पढ़ा रखा है, बता भी रखा है। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा नीचे। ये टाल हो गई, अब बारी आती है इसके नीचे भी एक और लेयर बनती है। इसके नीचे क्योंकि 3 भाग है, यानी दक्षिण बिहार की हम बात कर रहे हैं, तो उसके बाद ये जो बनेगी ये दक्षिण सीमांत यानी 2 मृदाओं के यहाँ पे जब हम यहाँ पे एक नदी निकालेंगे तब हम बात करेंगे सोन नदी के बारे में। जब हम बात करेंगे तब ये वाले के बारे में जो है बात कह सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गई, तो ये टाल मिट्टी हो गई। ठीक है, टाल मिट्टी की कैटेगरी में आ जाती। टाल मिट्टी से नीचे एक और कैटेगरी में आती है, उस कैटेगरी को कौन सी मिट्टी कहा जाता है, अगर उसके बारे में हम बात करेंगे तो उसको पुरानी जलोढ़ या कैरोल केवाल मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, इसके नीचे एक और लेयर बनाते हैं हम इसकी, और इसकी किस अकॉर्डिंग बनेगी अगर देखा जाए। ठीक है, तो ये वाली जो थी ना, ये वाइट वाली, ये तो उसको पूरा ले लेना था ना हमारा, ये पूरा आ जाता है इसके अंदर में। ठीक है, अब बारी आती है इसके नीचे एक और मिट्टी की जो यहाँ से निकलेगी। ठीक है, यहाँ से, यानी ये वाला जो साइड है अगर इसको हम छोड़ देंगे, यहाँ पे एक और लेयर जाएगी। ठीक है, ये लेयर छोड़ने के बाद जो कौन सी बनती है, तो ये वाली जो हमारी बनेगी, ये वाली, ये कौन सी मृदा है, ये पुरानी जलोढ़ है, पुरानी जलोढ़। ठीक है, पुरानी जलोढ़, या इसको और क्या बोलते हैं, तो इसको अन्य नाम से जो बोलते हैं कैराल केवाल मिट्टी बोलते हैं, कैराल केवाल मृदा। ठीक है, मृदा के नाम से जो है इसको जाना जाता है। ये पुरानी जलोढ़ के अंदर में ही आ जाते हैं, कैराल केवाल मृदा के अंदर है, इसको बोला जाता है ये वाली। अब इसके नीचे एक और लेयर आएगी। ठीक है, इसके नीचे एक और पतली सी जो है लेयर बनती है, कितनी पतली सी यहाँ पे एक और हम लेयर बनाएंगे। बिहार की मृदा ना 3 भागों में डिवाइडेड है, लेकिन तीनों में ना अपनी अपनी 4-4 है। जैसे दक्षिण में, तो उत्तर में 4-4 आ जाते हैं, लेकिन आप दक्षिण में आएंगे तो 6 से 7 और ऐसे करके टोटल जो 10 मृदाओं में जो है इसको बांटा गया है। तो ये वाली जो पतली लेयर हमारी बनाई गई थी, इसके बारे में क्या बोलते हैं, बलथर की मिट्टी कहा जाता है। कौन सी, अगर इसके बारे में बात करेंगे तो बलथल मृदा कहा जाता है। ठीक है, अब बारी आती है लास्ट, यानी सीमांत प्रांत के जो पठारी मृदा थी उसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो वो क्या है, वो 2 भागों में डिवाइडेड है। ठीक है, क्या है वो, 2 भागों में डिवाइडेड है, जिसको लाल पीली मिट्टी कहा जाता है और दूसरी वाली को लाल भूरी मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले बीच में से ये जो नदी निकल रही है सोन नदी को निकालेंगे, और सोन नदी ही जो है दोनों के डायरेक्शन को डिवाइड करती है। ठीक है, तो अगर इसके बारे में हम बात करेंगे, ये वाली जो मृदा है, ये वाली जो हमारी मृदा है, ये कौन सी है, लाल भूरी मृदा है, लाल भूरी मृदा। ठीक है, मृदा है ये। ठीक है, और ये वाली जो मृदा है अगर इसके बारे में हम बात करेंगे, यानी ये वाली जो हमारी मृदा थी, ये वाली। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है, लाल पीली मृदा कहा जाता है। ठीक है, तो ये टोटल क्या है, ये बिहार की मृदा है जिनके बारे में हम पढ़ रहे थे, क्या कर रहे थे, जिनके बारे में हम पढ़ रहे थे। और ये इतनी डिटेलिंग है, इससे ज़्यादा तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। इनमें 2 नदियों को, 3 नदियाँ इंक्लूडेड हैं। बूढ़ी गंडक ऊपर में, याद रखिएगा, उत्तरी बिहार में, और दक्षिण में सोन नदी जो है वो है, और ऊपर से बीच में कौन सी है, तो गंगा नदी आ जाती है। कौन सी, बीच में जो है वो गंगा नदी आ जाती है। ठीक है, बाल सुंदरी हो गया, बांगर नदी जिसको हमने बता दिया है, इसको बांगर नदी भी, बांगर मिट्टी भी कहा जाता है। आप सबको पता है ना, खादर और बांगर क्या बोला जाता है, खादर और बांगर, तो इसको बांगर में ही लिख लीजिएगा, बांगर मिट्टी जिसको बोला जाता है अन्य नाम। और इसके अलावा हमने इसमें पढ़ा था, कहीं खादर भी तो था, ये रहा खादर, ये वाली नवीन जलोढ़ को और पुरानी जलोढ़ को बांगर मिट्टी कहा जाता है, नवीन जलोढ़ को क्या बोला जाता है, खादर मिट्टी बोला जाता है। तो ये पूरी मिट्टियां कहाँ की है, हम बिहार की मिट्टियों के बारे में पढ़ रहे थे। तो उत्तर में टोटल लगभग 4 की संख्या में है, ये 4 से 5 है, तो कितनी हो जाएंगी, टोटल 10 होनी चाहिए ना, तो ये भी 4 है, और 2 जो है इसमें आ जाती हैं, 2 यानी 2 ये वाली लाल और भूरी जो है ये दक्षिणी सीमांत पठार में आ जाती है। बची खुची जो है, यानी 1 नंबर पे ये हो गई। ठीक है,
ये वाली है ना, तो 2 नंबर पे ये 3, ठीक है, और यहाँ पे एक ये कौन सी है, ये रही 4, ये होगी, ठीक है। इधर उत्तर में चलेंगे तो यहाँ पे 1 नंबर पे 1 2 3, और ये वाली जो है 4 नंबर पे, ठीक है। 4 यहाँ होगी तो 4 और 4 8, और 2 ये वाली, ठीक है, 1 और ये 2, ये 2 मिट्टियाँ, यानी टोटल 10 मिट्टियों का यहाँ पे मतलब स्रोत जो है वो पाए जाते हैं। अलग अलग कैटेगरी में मिट्टियाँ आ जाती हैं, लेकिन 3 भागों में जो है बिहार की मृदा को जो है बांटा गया है, ठीक है। क्या किया गया है, 3 भागों में जो है मृदा को बांटा गया है। और ये बताइए, यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई हैं? यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई हैं? तो बिहार की टोटल 10 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है, जो हमने भी पढ़ लिया है। अब हम थोड़ा सा खनिज के बारे में पढ़ लेते हैं, लेकिन एक काम करेंगे, खनिज वाला हम एक काम करेंगे, कल की क्लास में खनिज जब हम लास्ट करेंगे ना, मैराथन करेंगे, तो खनिज के कुछ फोटोज हम मैं यहाँ पे लगा दूंगी पीडीएफ के थ्रू, वो जल्दी हो जाएगा। और जो इंपॉर्टेंट होंगे 6-7 ही इंपॉर्टेंट है, वो लिखवा देंगे या वहाँ पे समझा देंगे आपको। खनिज हम कल करेंगे। मेन अभी जनगणना पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? अगला हमारा टॉपिक होगा जनगणना के बारे में, ठीक है। अगला अगर हमारा चलेंगे तो जनगणना यानी सेंसस के बारे में, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बिहार के एग्जाम में पूछा भी जाता है, ठीक है। जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब जिस दिन नई जनगणना होगी आप सबको याद करना पड़ेगा, और नए यानी सबको, आपको ही नहीं हमें भी याद करना पड़ेगा अगर देखा जाए तो, ठीक है। चलिए इसको यहाँ करते हैं। जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं, और 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो इसकी शुरुआत कैसे हुई और इसके बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी अभी यही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बिहार की जनगणना हम सबको पता है, 2 नाम आपने सुना और पढ़ा जरूर होगा, लॉर्ड मेयो का और लॉर्ड रिपन के बारे में आपने जरूर पढ़ा या सुना होगा। कहते हैं कि लॉर्ड मेयो ने पहली बार जनगणना की शुरुआत की थी। भारत में पहली बार जनगणना की जब बात आती है तो लॉर्ड मेयो का नाम आता है। लेकिन एक होता है ना कि पूरे विधिवत तरीके से कि हर 8 से 10 साल के बाद जनगणना होनी ही होनी है, तो उसमें रिपन का जो है नाम आता है, ठीक है। किसका नाम आता है? रिपन का नाम आता है। तो शुरुआती दौर अगर आपसे पूछेगा कि पहली बार जनगणना कब हुई थी, तो 1872 में हुई थी। कब हुई थी पहली बार जनगणना की? हम बात करेंगे प्रथम जनगणना। प्रथम जनगणना, जनगणना के बारे में बात करूंगी तो ये हुई थी 1872 के आसपास हुई थी, यानी 1872 में जो है हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? तो लॉर्ड, ठीक है। ये लोग अपने नाम के आगे लॉर्ड लगाते थे, इसलिए मैंने लगाया है लॉर्ड मेयो के द्वारा। लॉर्ड मेयो के द्वारा हुआ था, ठीक है। लॉर्ड मेयो का नाम आपको याद रखना है प्रथम टाइम में। लेकिन विधिवत तरीके से पूछेगा, विधिवत तरीके से अगर पूछेगा, यानी तो ये कब हुई थी? 1881 में हुई थी। कब हुई थी? 1881 में रिपन के द्वारा हुई थी। रिपन के द्वारा जो है कराई गई थी, ठीक है। रिपन के द्वारा याद रखना है। रिपन के द्वारा 1881 में पहली बार एकदम प्रथम तरीके से यानी विधिवत तरीके से कराई गई थी जनगणना, ठीक है, भारत में। वही बात आ जाती है, भारत में जो 2011 में जनगणना हुई थी वो कौन से नंबर की जनगणना थी? यानी 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं। तो 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो 2011 वाली 15वीं जनगणना थी। कौन थी? 15वीं जनगणना थी, याद रखिएगा। 2011 वाली जो जनगणना थी 15वीं नंबर की जनगणना पे आ जाती है। अब बारी आती है बिहार की जनसंख्या के बारे में पढ़ने की, ठीक है। तो बिहार की जनसंख्या यहाँ पे हम बात करेंगे। बिहार की जनसंख्या, बिहार की जनसंख्या के बारे में अगर हम राय ले या जनगणना की बात, जनसंख्या टोटल कितनी है? तो देखिए 2023 में एक जातीय जनगणना हुई थी, उसके अकॉर्डिंग तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, जो कि अभी तो बढ़ चुकी है, लेकिन 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग कितना है? 10 करोड़ 41 लाख, आपको याद रखना है मैक्स टू मैक्स। कितनी? 10 करोड़ 41 लाख, ठीक है। ये याद रखना है, हजार में भी है लेकिन मैक्स टू मैक्स आपको जो है ये याद रखना है। बिहार की जनसंख्या जो है 2011 के अकॉर्डिंग,
ठीक है, 2011 के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। भारत का क्या है, भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, याद रखिएगा जनसंख्या के अकॉर्डिंग भारत का तीसरा तीसरावा सबसे बड़ा राज्य है ये, ठीक है। कौन से, 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग, जनसंख्या के यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, जनसंख्या के अकॉर्डिंग ये बिहार जो है भारत का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा राज्य है। और पहले नंबर पे कौन सा है, तो पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश आ जाता है जनसंख्या के मामले में, वहाँ की जनसंख्या जो है बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैंने अभी बोला 2023 में बिहार में जातीय जनगणना कराई गई थी, जिसमें जो जातीय के आधार पर जनगणना की जो लोगों की संख्या आई थी लगभग 13 करोड़ के आसपास आई थी, उससे भी ज्यादा आई थी, ठीक है। ठीक है, तो जनसंख्या के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो 2023 में जातीय आधारित जनगणना के बारे में बात करेंगे तो 13 करोड़ से ज्यादा, ठीक है, बताई जाती है, ठीक है। प्लस में ही लीजिएगा, इसको माइनस में मत लीजिएगा। 13 करोड़ से ज्यादा 2023 में हुई थी, जातीय जनगणना के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। अब बिहार की जनसंख्या घनत्व के बारे में बात करेंगे कि बिहार की जनसंख्या घनत्व क्या है, तो 1100 मतलब 1106 1106 आपको याद रखना है, जिसमें सर्वाधिक जो है कहाँ पे है, शिवहर में है, और सबसे न्यूनतम कैमूर में पड़ जाता है, यानी 488 है ना, 488। अगर बात की जाएगी जनसंख्या घनत्व के बारे में, जनसंख्या घनत्व के बारे में अगर हम बात करेंगे तो टोटल कितनी है, टोटल है 1106 जो है ये मानी जाती है, जिसको दो भागों में बांटा गया है। सर्वाधिक पूछेगा तो आपको याद रखना है शिवहर का नाम, ठीक है, शिवहर जो है, सॉरी माफ करिएगा, शिवहर का नाम याद रखना है। वहीं न्यूनतम की बात करेंगे, न्यूनतम के बारे में बात करेंगे तो कैमूर का नाम आपको याद रखना है, कैमूर जो कितना है 488, ठीक है। कैमूर जो है सबसे उसमें आ जाता है, कम में न्यूनतम में आ जाता है, और सर्वाधिक में कौन आ जाएगा, तो सर्वाधिक में जो आपको याद रखना है वो शिवहर का नाम याद रखना है, जो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग बिहार का सबसे छोटा राज्य है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व हो गया। अब बारी आती है किसकी, साक्षरता की, यानी लिटरेसी रेट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो लिटरेसी में भारत का बहुत मतलब बिहार का बहुत पिछड़ापन देखने को मिलता है। लिटरेसी में कितने परसेंट है, तो 61%, ठीक है, 61% जो है भारत का सबसे पीछे, यानी नीचे से सबसे नीचे में आ जाता है। बिहार जो है भारत का सबसे पीछे वाला राज्य है, ठीक है। और सर्वाधिक और न्यूनतम पूछेगा अगर बात किया जाए। इसके अलावा हम बात करने वाले हैं क्या है, साक्षरता के बारे में बात करेंगे तो ये क्या है 61% है, और इसके बारे में भारत का सबसे पीछे है, भारत में सबसे पीछे है, सबसे पीछे, यानी लिटरेसी रेट के मामले में पीछे है। वहीं बात करेंगे बिहार में सर्वाधिक के बारे में, बिहार में, ठीक है, सर्वाधिक के बारे में तो कौन सा है, तो रोहतास का नाम आपको याद रखना है, तास का याद रखना है। वहीं अगर न्यूनतम की बात करेंगे, न्यूनतम के बारे में बात करेंगे तो ये यहाँ, ठीक है, अगर वहीं बात की जाएगी
न्यूनतम के बारे में तो पूर्णिया का नाम आपको याद रखना है, पूर्णिया। ठीक है, पूर्णिया का नाम आपको याद रखना है, जो न्यूनतम के मामले में सबसे पीछे है साक्षरता के नाम पे। ठीक है, पूर्णिया आपको याद रखना है। और सर्वाधिक के मामले में कौन सा, रोहतास का नाम आपको याद रखना है। लिंगानुपात के बारे में हम बात करेंगे, लिंगानुपात के बारे में कि लिंगानुपात क्या है बिहार का। ठीक है, बिहार का लिंगानुपात के बारे में बात करेंगे। लिंगानुपात कहाँ, बिहार में। ठीक है, बिहार में अगर लिंगानुपात की बात करेंगे तो कितना है, 918। कितना है, 918 जो बिहार का आ जाता है। ठीक है, और ये वाला जो था ये 2011 के अकॉर्डिंग है, याद रखिएगा। हो सकता है अभी बढ़ गया हो, सुधर गया हो, लेकिन 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, और लिंगानुपात के बारे में हम बात करेंगे तो 918 जो है उसमें आ जाता है क्या, 918 आ जाता है। सर्वाधिक कौन सा है, गोपालगंज है, और न्यूनतम में मुंगेर का नाम याद रखना है। ठीक है, 918 है। 918 में अगर बात की जाएगी, सर्वाधिक, सर्वाधिक जो है कौन सा है, और न्यूनतम कौन सा है, न्यूनतम। न्यूनतम में जो आपको याद रखना है मुंगेर, मुंगेर। और इसमें कौन सा था, गोपालगंज, गोपालगंज। ठीक है, सर्वाधिक में आपको याद रखना है गोपालगंज के बारे में, और न्यूनतम के बारे में अगर आपको याद रखना है तो मुंगेर का याद रखना है, जो कितना है, 876 है। वहीं गोपालगंज के बारे में बात करेंगे तो ये कितना है, 1021। कितना है, 1021 जो है गोपालगंज का है सर्वाधिक के मामले में, और न्यूनतम में मुंगेर का नाम याद रखना है। लिंगानुपात के यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। सर्वाधिक जनसंख्या पूछेगा कि कौन सा जिला है बिहार का जहाँ पे सर्वाधिक क्या है, सर्वाधिक जो है जनसंख्या वाला राज्य है, मतलब या जिला है। ठीक है, जिला क्या यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या जो कहाँ पर है, सर्वाधिक जनसंख्या तो हम सबको पता है बिहार की राजधानी कौन सी है, पटना। पटना याद रखना है। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर है, पटना में, यानी बिहार की राजधानी कौन सी है, पटना पड़ती है। तो पटना की सर्वाधिक जनसंख्या जो है याद रखिएगा। न्यूनतम मैंने पहले भी बता रखा है, सर्वाधिक जनसंख्या। वहीं न्यूनतम की बात करेंगे, न्यूनतम की बात करेंगे तो शेखपुरा याद रखना है, शेखपुरा याद रखना है। सबसे कम जनसंख्या के मामले में क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे छोटा कौन सा है, शिवहार है, और क्षेत्रफल कौन सा है ज्यादा, पश्चिमी चंपारण का याद रखना है। जनसंख्या में पटना ज्यादा है, कम शेखपुरा का नाम आपको याद रखना है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला पश्चिमी चंपारण, और शिवहार जो मैंने अभी आपको बता दिया है, मुंह जुबानी याद रखिएगा। ठीक है, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला अगर बात की जाएगी, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन की यहाँ पे बात करेंगे हम, लिख लेते हैं, काम करते हैं, यहाँ पे ही हम लिख लेते हैं क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल में जिला। ठीक है, तो वो आपको याद रखना है, पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण न्यूनतम, न्यूनतम यानी कम क्षेत्रफल वाला, क्षेत्रफल वाला तो वो कौन सा है, शिवहार है, शिवहर, ये याद रखना है। वहीं बात की जाएगी वन्य के अकॉर्डिंग, यानी वन्य के अकॉर्डिंग पूछेगा आपको। ठीक है, कि क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल किसमें, वन्य के आधार पे यहाँ पे बात कर रहे हैं कि वन्य के आधार पे सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला कौन सा, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला कौन सा वन्य क्षेत्र, तो कैमूर रखना, न्यूनतम में शेखपुरा रखना, वन के आधार पर। ठीक है, वन वाला क्षेत्र यहाँ पे पूछ रहे हैं, तो सर्वाधिक में आपको याद रखना है, सर्वाधिक कौन सा है, तो वो याद रखना है आपको कौन सा, तो वो पड़ जाता है कैमूर जिला। ठीक है, कैमूर जिला जहाँ पे क्या है, वन है सबसे ज्यादा। न्यूनतम की बात करेंगे, न्यूनतम, न्यूनतम वन जिला, वन वाला कौन सा जिला है, तो वो आपको याद रखना है शेखपुरा।
ठीक है। शेखपुरा का नाम आपको याद रखना है कि सबसे कम जो वन है वो कहाँ पर है, सबसे कम वन जो है वो शेखपुरा में है। ठीक है। ठीक है, वन कहाँ पर है, शेखपुरा में, याद रखना है आपको। तो ये कुछ बिहार के मेन डाटा थे जो आपके काम के लिए थे, जो मैंने आपको बताया है, और इससे ज्यादा कुछ और नहीं पूछेगा। एक चीज जो रह गई है, दशकीय वृद्धि के बारे में कई बार पूछ देता है और वो इंपॉर्टेंट भी है थोड़ा। ठीक है, इसको भी स्टार में ही रखिएगा। ठीक है, इसको क्या करिएगा, स्टार में रखिएगा। ये ऑलमोस्ट पूरा डाटा है इन शॉर्ट में बिहार का। ठीक है, क्या है ये बिहार का इन शॉर्ट में डाटा है। दशकीय वृद्धि के बारे में हम बात करेंगे कि दशकीय वृद्धि वाला सर्वाधिक कौन सा है, मधेपुर का नाम याद रखना है, मधेपुरा। और न्यूनतम में कौन सा है, सुरबल है। कौन सा है, सुरबल का नाम, सुरबल नहीं, अरबल है शायद, हाँ अरबल, अरबल रखना है। और जनजाति में एससी और एसटी के बारे में अगर पूछ देगा, जनजातियों का यहाँ पे हेडिंग कर लीजिए, जनजातियां, एसटी और एससी, इनके बारे में बात की जाएगी। तो एससी और एसटी का क्या है, 1.3% जो एसटी है और 15.72%, यानी ये जो हो जाएगा 72%, और ये जो है यानी 1.3% जो है ये आ जाते हैं। दशकीय वृद्धि, वृद्धि के बारे में अगर हम बात करेंगे तो सर्वाधिक में आपको याद रखना है, सर्वाधिक में जो आपको याद रखना है दशकीय वृद्धि के बारे में, तो मधेपुरा का नाम आपको याद रखना है। सर्वाधिक में बात करेगी मधेपुरा, मधेपुरा का याद रखना है। और न्यूनतम की बात होगी, न्यूनतम, तो न्यूनतम में आपको याद रखना है अरबल। ये जो है क्या है, बिहार का टोटल मैंने आपको पूरा डाटा जो है बता दिया है। ठीक है, बिहार का पूरा डाटा हो गया है जितना आपको पता होना चाहिए। और अभी तक हमने बिहार का ऑलमोस्ट पूरी चीज़ें हमने ख़त्म कर दी। राज्य व्यवस्था नहीं पढ़ाई मैंने, राज्य व्यवस्था रह गई है। तो कल जब हम मैराथन लेंगे तो हम उसमें जो है बिहार के राज्य व्यवस्था के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, पूरी मैराथन में हो जाएगी। खनन के बारे में भी नहीं बताया, खनन के खनिज के बारे में, वो भी हम बिहार की कल मैराथन की क्लास हो उसी में एक ही साथ करवा देंगे। ठीक है, तो मिलेंगे कल। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आ गई, लेकिन मैप पे थोड़ा सा चल लेते हैं, मेरा ऐसा हो रहा है कि मैप पे हमें जाना चाहिए। ठीक है, मैप पे ये है शायद, इसीलिए मैपिंग नहीं खोलती हूँ मैं, यही दिक्कत करता है। चलिए छोड़िए, बात की जाएगी। तो क्या है, अभी हमने ऑलमोस्ट पूरा बिहार खत्म कर दिया है। बिहार में जितनी चीजें हो सकती थी वो मैंने सब आपको करवा दिया है। मिलेंगे कल अगली क्लास में, मैराथन की क्लास होगी। नोट्स और पेन और नाश्ता पानी करके बैठिएगा, क्लास लंबी चलेगी क्योंकि पूरे बिहार के हम हिस्ट्री पढ़ेंगे। देन उसके बाद हम बिहार में ज्योग्राफी पढ़ेंगे। और जब इतने नॉर्मल क्लासेस इतने दिन चलिए तो सोचिए जब पूरे नोट्स पढ़ाए जाएंगे, मोटे मोटे नोट्स हैं वो जब पढ़ेंगे तो कितना टाइम लगेगा। तो फुल पहले से खाना पीना खा के बैठ जाइएगा। ठीक है, 11 साढ़े 11 तक की हमारी मैराथन की क्लास हो जाएगी। कल हम बिहार की राज्य व्यवस्था के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं कल। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। कल एक नए टॉपिक और नए एनर्जी के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।